नमस्कार। 8वीं क्लास का लेसन चल रहा था, जनता जब बगावत करती है, और इसी के साथ 1857 की क्रांति। इसमें पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई जिसके कारण भारत के अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ। उन कारणों के मूल कारण में हमने कुछ देखा, जिनमें विशेष नाम आए थे। अवध का नाम आया, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आया, ठीक है। तथा इसी प्रकार से जब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का नाम आया, ये कुछ परिस्थितियां थी, साथ ही साथ कुछ सामाजिक प्रथाएं थी जिन पर बदलाव भी एक क्रांति का कारण बना। तो देखिए, आज उसी भाग को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। देखिए, शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, या यूँ कहे कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन ये संघर्ष जब एक बड़े पैमाने पर छिड़ जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती, तो उस वक्त सत्ता है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। और इस स्थिति में एक ऐसी कंडीशन पैदा होती है कि बहुत सारे लोग ये मानने लग जाते हैं कि उन सब का जो दुश्मन है वो एक ही है, और इसलिए उसको लड़ने के लिए या उससे संघर्ष करने के लिए सभी को एक होना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए वो लोगों को संगठित करते हैं, उन्हें संचार, पहलकदमी, चहलकदमी, आत्मविश्वास का परिचय देना होता है ताकि वो सत्ता से लड़ सके। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थितियां पैदा हो गई जब एक जनमानस समझने लगा कि उनका दुश्मन एक ही है। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। देखिए, यहाँ 100 साल इसलिए दे रखा है कि कंपनी ने 1757 में प्लासी का संघर्ष लड़ा, और उसी के बाद उसे संभवतः पीछे मुड़ के देखने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन इसके ठीक 100 साल बाद उनको एक बड़े पैमाने पर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। 8 मई 1857 को शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत कर दिया। यानी शुरुआत कहाँ से की? मेरठ से। और समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवर के साथ उठ खड़े हुए, और लोगों का ये मानना था कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के बाद, यानी उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। किसके खिलाफ? उपनिवेश के खिलाफ। ये संघर्ष की कुछ तस्वीरें अपने को दी गई है, ठीक है, जिसमें कहा गया 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ गए, और उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया, और पूरी रात युद्ध चलता रहा। उसकी ये तस्वीर है। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि मेरठ से संघर्ष की शुरुआत हुई, तो वो किस प्रकार क्या रहा। देखिए, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है। कब? 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, इनको बैरकपुर की छावनी में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दे दी गई। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था इस पे गाय और सूअर की चर्बी लगी है और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार मना करने पर अंग्रेजों ने क्या किया? 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया, और उन्हें अपना अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुना दी गई। ये 9 मई 1857 की घटना है। यानी 8 को मंगल पांडे को फांसी देते हैं, 9 मई को 85 सिपाहियों को नौकरी से निकालकर 10-10 साल की सजा देते हैं। वो भी इस बात पर कि उन सिपाहियों को अंदेशा था कि जो नई राइफल आई है, उनके जो कारतूस उनको चलाने हैं, उनको दांत से काटना पड़ेगा पहले, और वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हैं। तो हिंदू और मुसलमानों ने उसे अपने धार्मिक भावना के खिलाफ समझा। इसी बात के कारण उनको सजा दी गई। लेकिन मेरठ में तैनात दूसरे भारतीयों की प्रतिक्रिया इसके खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त हो गई, और उन्होंने 10 मई को उन सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर ही धावा बोल दिया। बंद सिपाहियों को, अपने साथियों को आज़ाद करा लिया। अंग्रेज अफसरों पर हमला करने लगे, उनको मारने लगे, उनके हथियार बंदूक कब्जे में लेने लगे, और अंग्रेज़ों की इमारतों को, संपत्तियों को आग के हवाले करने लगे।
उन्होंने कुल मिला के फिरंगियों के खिलाफ एक बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया था। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को अब समाप्त करना चाहते थे, लेकिन सवाल ये था कि अगर अंग्रेज चले जाते हैं तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ का शासन कौन चलाए। लेकिन सिपाहियों ने इस चीज़ का जवाब पहले से ही ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। किसको सौंपना चाहते थे? बहादुर शाह जफर को। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। यानी 11 तारीख को वो दिल्ली पहुंच गई, और जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी और यहाँ भी अनेक अंग्रेजी अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया। अफसरों की इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया और विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास अब जमा हो गए और वो किसी भी तरह से बादशाह को मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो उस समय एक वृद्ध व्यक्ति था जो इतना योग्य नहीं था। लेकिन सिपाही अपनी इस मांग पर अड़े रहे कि इस चीज़ का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर को ही करना है। आखिरकार वे जबरन महल में घुसे और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। इस प्रकार 18 की क्रांति का नेतृत्व है जिसने किया बहादुर शाह जफर ने। बूढ़े बहादुर शाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम निकले और लोग काफ़ी सहयोगी बनकर सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर देखिए मुगल साम्राज्य का ही शासन था, जिसमें अपन अंतिम शासक के रूप में देखते हैं तो वो योग्य शासक था औरंगजेब, जिसने सत्ता को बांध के रखा। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े थे, वो मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाया करते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत से शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेते हैं तो वे मुगल आधिपत्य दोबारा अपने इलाकों में आ जाएंगे और वो शासन बेफिक्र होकर चला पाएंगे। तो वो भी चाहते थे कि मुगल सत्ता वापस आ जाए। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। उन्हें तो सिर्फ ये लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर जो उथल पुथल पैदा हुई है वो उथल पुथल जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो ये स्थिति रातों रात ही बदल गई। ठीक है, यानी स्थितियां बिल्कुल बदल गई। कब? जब बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व कबूल कर लिया। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है और उनका उत्साह बढ़ जाता है, इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और आत्मविश्वास मिलता है। तो ऐसा रास्ता बहादुर शाह जफर के रूप में क्रांतिकारियों को मिला और इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगता है और धीरे धीरे विद्रोह का तो एक सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे बिंदुओं पर गहरी चोट करने लगे। दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर आ गए। यानी जो सिपाहियों की टुकड़ियां थी वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे दूसरी टुकड़ियों के साथ हो गई और अंग्रेजी बिंदुओं पर चोट करने लग गई। अब वह बगावत का रास्ता हर जगह फैल गया। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित होते चले गए और ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार बैठे थे। यहाँ स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र की बात करते हैं जो थे नाना साहब। नाना साहब है, उन्होंने कानपुर के पास रहना शुरू कर दिया था और वो कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने वहाँ सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया और इसी के साथ नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। तो ये एक बड़ी सफलता उनको मिली थी जिससे उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था। ठीक है, अब देखिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह बादशाह, ठीक है, यानी साथ ही साथ उन्होंने
किसके बारे में ऐलान कर दिया? बादशाह के बारे में ऐलान कर दिया कि बादशाह बहादुर शाह जफर के वो गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कदर ने भी अपने आप को नवाब घोषित कर दिया गया, या बिरजिस कदर को नया नवाब बनाया गया, और उसने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। बिरजिस कदर की माँ बेगम हजरत महल अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को दबाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। उन्होंने अंग्रेज़ों को हर संभव टक्कर दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोहियों के साथ जा मिली और क्रांति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को रानी लक्ष्मीबाई ने भारी टक्कर दी और चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, ठीक है, अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की एक फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उन्हें उनके प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। तो यहाँ भी एक अलग बात हो गई, यानी मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार कर ली और अंग्रेज़ों के खिलाफ उस फौज का नेतृत्व उन्होंने किया, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया था? ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, जो उनके लिए सहन करने वाली बात नहीं थी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की सेना बहुत कम थी, या संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर अंग्रेज़ों की हार हो गई। अब लोगों को यकीन हो गया कि अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का एक गहरा आत्मविश्वास मिलता चला गया। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी, क्योंकि अवध है वो लेटेस्ट ही गुस्से में था। 1856 में उस पर कब्जा किया गया था। 6 अगस्त 1857 को, कब की बात है? 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेज दिया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के भय को व्याप्त किया, यानी अंग्रेज़ भी डर रहे हैं, ये बात उन्होंने बता दी। कहाँ? कमांडर इन चीफ को। किसने बताई? कर्नल टाइटलर ने। उन्होंने क्या कहा? हमारे लोग विरोधियों की संख्या लगातार लड़ाई से थक गए। हमारे लोग विरोधियों की संख्या से और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आ गए। अब देखिए इन महत्वपूर्ण नेताओं में कौन थे जिन्होंने क्रांति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इनमें एक विशेष नाम यहाँ लिया जा रहा है, मौलवी अहमदुल्ला शाह है। ठीक है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने तो ये बात कह दी, जो कि फैजाबाद के थे मौलवी, उन्होंने कह दी कि अंग्रेज़ों का शासन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। ये उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। जनता और चाहती भी क्या थी? वो चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके अंग्रेज़ों की सत्ता समाप्त हो जाए। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल सेना जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ पलायन किया। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा भी इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही थे बख्त खान ने लड़ाकों की एक बड़ी टुकड़ी तैयार कर ली और दिल्ली की तरफ कूच किया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए बख्त खान। ठीक है, बिहार के एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी विद्रोहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेताओं ने इस लड़ाके में या इस लड़ाई में हिस्सा लिया और युद्ध में अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, साथ ही साथ बरेली के बख्त खां, बिहार के जमींदार कुंवर सिंह, इन सब ने अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति के लिए अपना योगदान दिया। अब देखिए ये तो सब थे भारतीय, लेकिन अब कंपनी भी कहाँ बैठने वाली थी? तो उस कंपनी ने पलटवार क्या किया? क्योंकि कंपनी भी अपने आप की सत्ता बचाना चाहती थी। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं है छोड़ी। ठीक है, यानी इतनी उथल पुथल हो गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगवा लिए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए नए कानून बना दिए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर दाव बोलना शुरू
कर दिया। इस प्रकार उन्होंने सितंबर 1897 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। अब दिल्ली में जब 1897 सितंबर में कब्जा हो गया तो अंतिम मुगल बादशाह जफर पर उन्होंने मुकदमा चला दिया और बादशाह जफर को उन्होंने आजीवन कारावास की सजा दे दी और उनके बेटों उनके सामने ही गोली मार दी गई। इस प्रकार अंतिम मुगल बादशाह बादशाह जफर को अपने सामने ही अपने बेटों को अंग्रेजों के हाथ में मरते हुए देखना पड़ा था। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। इस प्रकार इस क्रांति का नेतृत्व करता भारत की भूमि की 2 गज जमीन भी प्राप्त नहीं कर पाया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का ये मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक मशक्कत करनी पड़ी। यानी 57 में जो विद्रोह हुआ था वो लगभग 59 में आके समाप्त हो पाया। 2 साल इसको दबाने में अंग्रेजों को लग गए। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। कब चला गया? मार्च 1858 लखनऊ पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई है उनकी हार हो गई और उनको मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ था। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद, ठीक है, अवंतीबाई जो लोधी है वो कहाँ संघर्ष कर रही थी? अभी हमने पता किया था ये कि मध्य प्रदेश मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की थी ये, तो वहाँ ये नेतृत्व कर रही थी, तो उनकी भी हार हो गई। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद अवंतीबाई लोधी ने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वहाँ वो लड़ते हुए शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध लड़ते रहे और इस क्रिया को आगे बढ़ाते रहे। देखो, जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों का उत्साह बढ़ चुका था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से अब लोगों की हिम्मत टूटने भी लगी थी। जब वो जीत रहे थे तो हौसला बढ़ रहा था, लेकिन अब विरोधी बढ़ रहे हैं तो उनका हौसला टूट रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो अब विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बरकरार रखे जाएंगे, उनसे छीना नहीं जाएगा। और जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दिया है और उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो उनको सुरक्षित रखा जाएगा, खुद भी सुरक्षित रहेंगे और उनकी ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी भी बनी रहेगी। लेकिन अंग्रेज इस बात पे अड़े नहीं रहे, टिके नहीं रहे, क्योंकि इन बातों के बावजूद भी अनेक सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चले और उन्हें फांसी पर भी लटकाया गया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कंपनी का पलटवार करते हुए इस संघर्ष पर वापस विजय प्राप्त कर ली। लेकिन ये भीषण संघर्ष था जिसने एक बार तो अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। लेकिन अब 2 साल के इस संघर्ष के समापन के बाद 2 साल संघर्ष चला, 2 साल तक इसको दबाने का प्रयास चलता रहा और जब 2 साल में ये दबा तो उसके बाद के क्या हुआ? तो विद्रोह के बाद के साल देखिए, ठीक है। विद्रोह के बाद के साल देखो, 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण कर लिया गया। लेकिन अब पहले वाली नीतियों के सारे शासन चलाना संभव नहीं था, क्योंकि उन्हीं नीतियों ने तो इस संघर्ष को खड़ा किया था। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे बदलाव किए। अब ये देखिए बदलाव क्या थे। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ सौंप दिए गए। यानी अब जो ब्रिटिश कंपनी यहाँ सर्वसत्ता थी, अब ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ का सर्वसत्ता हो गया। इससे क्या हुआ? भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभालना उन्होंने बताया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नामित कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया
और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का काम सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का भी गठन कर दिया गया और ये परिषद इंडिया काउंसिल कहलाई। यानी ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता ने जब भारत के शासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया तो भारतीय मामलों को सही ढंग से चलाने का उन्होंने आश्वासन दिया और साथ ही साथ ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री या बना दिया। तो उस भारत मंत्री का काम ढंग से चलता रहे इसके लिए उसकी एक परिषद बनाएगी और इस परिषद का नाम इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय का पदनाम दे दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि अब भारत में घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने या अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अब सीधे सीधे अपने हाथों में ले ली थी। तो एक तो ये बड़ा परिवर्तन हुआ। दूसरा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासतें अपने वंशजों के यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी जाएगी। यानी उनकी अब सत्ताएं उनकी कब्जे नहीं की जा सकेगी। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति मान लें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चलाने की छूट दे दी गई। यानी सीधा कहाँ शासन कंपनी से चल रहा था, अब सीधा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हम आ गए। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात अब कम कर दिया गया और यूरोपीय संख्या बढ़ाई गई। यानी यूरोपियन लोगों की संख्या बढ़ा दी गई और यह भी तय कर दिया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत, ठीक है, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखा और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। कौन कौन से? गोरखा, सिख और पठान, इनको ज़्यादा सेना में लिया जाएगा। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर उन्होंने जब्त कर ली क्योंकि उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा गया था और आगे भी उनको संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे और अब उनमें बदलाव करने का प्रयास नहीं करेंगे, जैसा उन्होंने सती प्रताप विधवा के अंदर किया था। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए भी नीतियां बना दी गई। इस प्रकार विद्रोह के बाद अनेक प्रकार के जो परिवर्तन है वो भारतीय समाज और राजनीति में किए गए और उसके बाद तो 1858 की क्रांति के बाद से भारतीय इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया। तो ये थे आज के इस लेसन के मुख्य बिंदु और इस नक्शे के आधार पर हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ विद्रोह है उसके मुख्य केंद्र थे। जैसे यहाँ मेरठ, दिल्ली, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो 1858 की क्रांति के प्रमुख केंद्र है। तो इसी प्रकार एक नए चरण की शुरुआत से क्रांति समाप्त हुई। आज का टॉपिक हमारा ये समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।